चलो दोनों न्यूमेरिक को अब वापस से सॉल्व करेंगे। कल 1 था, लेक्चर देखा कल का, तो कैसे पता चलेगा? मैनुअल तो दबाया, पर फिर भी एक दिन ऐसा हो गया था कि भाई ऑटो फोकस वाला चालू था। 5-6 વાર દબાવ્યું એટલે તકલીફ લાગે છે મને, કારણ કે એકવાર મેન્યુઅલ દબાવે અને ઓટોમાં જતું હોય તો લેક્ચર અપલોડ हो गया है। हाँ डेली કરી દે છે અજય સર। તારું યુટ્યુબ બગડી ગયો હશે, તારી સાથે પાર્શિયાલિટી કરતા હશે। તો છે ને તારો ફોન 10 દિવસની પાસ્ટ ડેટમાં ચાલતો હશે, ન્યૂ ડેટ નાખી દે। નવો ફોન લઈ લે, એ દાન કરી દે સંસ્થાને। હા ફી ફોનમાંથી થોડી ઘણી તો ભરાઈ જશે ને। એકાદું નહીં પણ અડધું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ તો ફોનમાંથી આવી જશે। સફરજન છે તારી પાસે ભાઈ? નહીં ને? બસ તો તો ભાઈ અડધું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જ આવે એમ, બરોબર છે। માનો દિશાનો ફોન હોય ને તો આપણું એક ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કન્સિડર કરી શકીએ એમ। कई वांधो नहीं, चलो अब देखो क्या हुआ खुशहाल? कुछ नहीं, अभी डायग्राम आ रहा है, डोंट वरी। आज ट्राई करते हैं चैप्टर खत्म हो जाए, तो कल से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, और चैप्टर नंबर 4, हाँ जी कुछ नहीं, ओके। अगस्त में चैप्टर नंबर 4 एंड 5, सितंबर में 6, 7 और 8 के आसपास का शायद, वहाँ की उम्मीद रख रहे हैं। 9 तो ऑलरेडी खत्म है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सेशन देना है चैप्टर नंबर 9 के लिए, तो वो हम 3:30 to 4:30 का अरेंजमेंट बाद में करने वाले हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट रहना, ठीक है। नहीं रह पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। हाँ जी कुछ नहीं समझ में आया। पर दिवस नो जो है ना तारे, मतलब क्लास में बैठता है तब भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा ना, जितना लेक्चर देखने में देना पड़ेगा। और वहां तो क्या कर सकता है, तो 1.5 की स्पीड से कम टाइम में भी देख सकता है। तो પછી એમ કરું, વિડિયો છે ને સ્પીડ માં રાખો भाई। देखो जिस हिसाब से पॉसिबल है उस हिसाब से मैं टाइम दे पाऊंगा। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई हर एक बंदे के लिए कन्वीनियंट टाइम में दे पाऊं। समझ में आ रहा है कि भाई हमारी भी कुछ स्पेस होती है, तो उसके लिए जो स्पेस होगी वो आपको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने बोला सर रात के 2 बजे लेक्चर ले लो, भाई मैं आ जाऊं मुंह उठा के डायरेक्ट, ठीक है। और उसमें भी वो शॉर्ट्स पहन आया क्या चल रहा है भाई? ओके भाई देखो, हम परवाह नहीं करते लेक्चर रिकॉर्ड होता है या नहीं होता, तो थोड़ा सा बोलने में आप लोग ध्यान देना। अब हमारी क्या होती है भाई, अब भगवान ने इसके ऊपर ही हमारी अर्निंग बनाई है, तो हम तो कुछ भी बोल देते हैं गलती से, ठीक है। हाँ बाद में माफी मांग लोगे, उसमें क्या है, ठीक है। तो बट आप ध्यान देना, आपका नाम गलती से आ ना जाए यहाँ। चलो भाई देखो, एग्जाम्पल नंबर ये जो 3.7 है ना, उसमें आपको टोटल 4 आर्म्स दी है, विस्टम ब्रिज सर्किट दी है। विस्टम ब्रिज सर्किट में आपको पता होना चाहिए इसके नीचे इज इक्वल टू इसके नीचे सेटिस्फाई हो। रिपीट कर रहा हूँ, 100/60 10/5 हो, मतलब इक्वल दोनों हो रेशियो, तो इसमें करंट 0 होगा। बट यहाँ देखो 100/60 दैट इज 1/6 बोल सकते हैं, सॉरी 10/6 बोल सकते हैं, और यहाँ 10/5 होगा, यहाँ 10/6 और यहाँ 10/5 होगा। इक्वल नहीं हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है मतलब गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो होगा, तो उस करंट की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोली है, ठीक है। अब देखो तो
पहले तो हम स्नैप ले लेते हैं और डायरेक्टली सर्किट को सॉल्व करेंगे। या स्नैप વિશાલ તું એમાં શું આવે સ્નેપમાં પછી ઓલું સ્ટ્રેક શું કહેવાય એને સ્ટ્રીક સ્ટ્રીક કહેવાય ખુશાલ તો તને કેમ ખબર સ્નેપ એમ નામ સાંભળેલું છે અચ્છા સ્ટ્રીક જ કહેવાય ને કે સ્ટ્રિંગ કહેવાય સ્ટ્રીક ઓકે હા તો સ્ટ્રીક મેન્ટેન કરવી પડે એમ હા હા તને ખબર છે ખબર જ છે એકાઉન્ટ બી હશે બરોબર છે આપણે खुशाल नाम है ना डिफरेंट नेम से आईडी क्रिएट करते होता है कोई बात नहीं चलो पता नहीं भाई देखो वो जो ऐप बनाई उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है मतलब जैसे इंस्टाग्राम में आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिल जाता है ऐसा नहीं है ठीक है बट यहाँ किसी ने फोटो अपलोड की आपको उसको देखना है हर दिन देखना है स्ट्रिक मेंटेन करनी है ऐसा ही कुछ होता है ना दूसरे फिल्टर आते हैं ठीक है और मुंह होता है अफ्रीकन जैसा और बन जाते अमेरिकन जैसा होते हैं ना ऐसे फिल्टर्स ठीक है मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा भाई कलर के हिसाब से बट पता नहीं कि भाई क्यों उतना लोग इंपोर्टेंस देते हैं स्किन कलर को ठीक है तभी तो फिल्टर का यूज कर रहे हैं ना सब लोग और ज्यादातर देखना मेरे हिसाब से उसके यूजर ज्यादातर इंडियन या मतलब जो गोरे लोग हैं ना उसके अलावा ही होंगे क्योंकि उनको ही फिल्टर की जरूरत पड़ती है पानी का नहीं ये चलो याद ध्यान दो अब देखो इसमें गैल्वेनोमीटर में पास होने वाला करंट फाइंड करना है तो जैसे हमने कल बोला था वैसे हम 3 लूप को सॉल्व करना पड़ेगा बट एक लूप मस्ट भी कौन सी इंक्लूड करनी है बैटरी वाली कई लोग क्या करते हैं पता है पहले ये वाला लूप ले लिया देन बीसीडी भी लूप ले लिया और लास्ट में एबीसीडी ये लूप लेंगे मतलब बैटरी आई नहीं अब 3 इक्वेशन जब सोल्व करोगे 3 इक्वेशन में से आप क्या करोगे 2 इक्वेशन बनाओगे ना तो सेम टू सेम ही मिलने वाले सोल्व होगा ही नहीं तो याद रखना जब भी विस्डम ब्रिज का यूज करें तो मस्ट भी आपको बैटरी को एक बार इंक्लूड करना जरूरी है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फॉर एबीसीडी लूप के लिए हम क्या कर रहे हैं किरचॉफ का लूप रूल अप्लाई करें लिख देते हैं फॉर दूसरी चीज में करंट का स्प्लिटिंग अपने हिसाब से या पहले तो बना देता हूं अब करंट के स्प्लिटिंग की बात करें तो यहां आई करंट आ रहा है यहां कितना गया I1 तो यहां कितना जाएगा I माइनस I1 मतलब I2 इज इक्वल टू I माइनस I1 हो जाएगा अब देखो इसमें से IG गया तो यहां से I1 माइनस IG गया यहां से आ रहा है I2 कितना है भाई I माइनस I1 है तो एग्जैक्टली ये करंट कितना बन जाएगा I माइनस I1 प्लस IG जब आप इस डायग्राम के हिसाब से देखो टोटल अननोन करंट कितने हैं 4 है चेक करो I1 I2 IG और कोई है क्या I1 I2 एंड IG 4 अननोन करंट है 4 अननोन करंट को फाइंड करने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए उसमें से एक इक्वेशन जंक्शन रूल के हिसाब से हमने अप्लाई कर दिया अब 3 इक्वेशन चाहिए क्योंकि हमने I2 को एलिमिनेट कर दिया किसके थ्रू I माइनस I1 के थ्रू क्योंकि यहां से आ रहा था I इसमें I1 गया तो रिमेनिंग बचा कितना I माइनस I1 जो हमारी एडी ब्रांच में जाएगा क्लियर हुआ यहां तक का ओके अब देखो हम लूप रूल अप्लाई कर रहे फॉर एबीडीए लूप एक चीज याद रखना एग्जाम में जब ये न्यूमेरिक लिखो ना तो सर्किट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं ई बुक में दी है तो मतलब करंट स्प्लिटिंग के साथ दी है तो अब अपना करंट स्प्लिटिंग कर रहे हो तो आपको मस्ट बी डायग्राम बनाना पड़ेगा क्लियर हुआ और टीचर ज्यादातर तो आंसर ही वेरीफाई करेंगे क्या आपके आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे कोई भी वो डिटेल सर्किट नहीं देखने वाला है कई बार हम क्या करते हैं लूप सोल्व की है पीछे के आंसर नहीं आ रहे टीचर की मर्जी हुई तो वो क्या करेंगे आपका पीछे का ही थोड़ा सा गलत है एलिमिनेशन मेथड वाला पार्ट 3 लूप तो आपने सही से सोल्व की है तो 3 लूप को भी नहीं देखेंगे अपने हिसाब से 0 बना देंगे या तो कई टीचर देखते हैं कि भाई हाँ सही में इसने 3 लूप तो किया है तो उसका 111 मार्क्स के हिसाब से या तो हाफ मार्क्स के हिसाब से 1.5 मार्क्स दे देंगे आपको ठीक है बाकी का एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे सारी चीजें कहां तक जा रही है तो उस हिसाब से तो वो अपने हिसाब से रहता है और कई टीचर देखते ही नहीं है उसने कुछ लिखा है भाई तो मार्क्स दे देते हैं लास्ट में आंसर गलत है तो 1 मार्क्स काट दिया बस डिपेंड करता है टीचर कैसे ठीक है अच्छे से चाय पीने वाले टीचर आने चाहिए बस इतना बोलना भगवान को चलो एबीडीए लूप के लिए हम किरचॉफ का लूप रूल अप्लाई करें ए टू बी करंट की डायरेक्शन में या अपोजिट
अच्छा, कितने लोगों ने खुद से किया था ये न्यूमेरिक सोल्व? ओके, उसमें से कितने लोगों को दिक्कतें हुई थी? 2 लोगों को, 3। ओके, तो ध्यान देना आप, ए टू बी जा रहे, ए टू बी गए तो करंट की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में क्या आएगा? माइनस कितना होगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 100I1। अब B टू D जा रहे तो गैल्वेनोमीटर है, बीच में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी दिया है, कितना है भाई? 15 ओम। वी आर मूविंग अलोंग विद द करंट डायरेक्शन, तो क्या होगा? माइनस कितना होगा? 15Ig। क्लियर? नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम D टू A, करंट सामने मिल रहा है, वी आर मूविंग अपोजिट टू दी करंट, क्या होगा? प्लस होगा, तो क्या होगा? 60I2। लूप खत्म, इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसमें से कॉमन निकलेगा 5 कॉमन निकलेगा ना। पहला हम I1 वाला लिख रहे, सेकंड I2 वाला, और लास्ट में Ig, तो 5 कॉमन निकाला, -20I1 -3Ig, सॉरी 3Ig बाद में लिखना है, क्या आएगा? +12I2 -3Ig इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन निकाला, 0 के डिवीजन में ले गए, 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं 4 BCDB लूप। 4 BCDB लूप। B2C करंट की डायरेक्शन में गए तो क्या होगा? माइनस कितना आएगा? 10I1 Ig। देन वी आर मूविंग फ्रॉम C टू D, क्या होगा? प्लस आएगा ना, +5I -I1 Ig हो गया। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम D टू B, करंट सामने मिल रहा है तो क्या होगा? प्लस होगा 15Ig। लूप खत्म, इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकलेगा 5, तो यहां क्या बचा? 2 बचा, -2I1 माइनस माइनस +2Ig, और 5 निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो I -I1 Ig। यहां से 5 कॉमन निकाला तो 3 बचा, 3Ig इज इक्वल टू 0। अब देखो, पहले I1 वाले स्टेप, तो I1 वाले 2 स्टेप है, एक और ये 2। मैंने यहां I2 क्यों लिखा है भाई? 60I2 लिखा ना हमने, तो वो लिखना नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमने I2 को तो क्या कर दिया है? I -I1। यहां थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, I -I1 इक्वल टू क्या होगा? 0। तो यहां आप देखो, फिर से लिखते हैं, क्या हो जाएगा? 5 कॉमन निकाला ना, ठीक है, तो इसको लिखेंगे, यहां कितना बचेगा? 12I -12I1 -15Ig इज इक्वल टू 0। 3 आएगा, क्योंकि 5 कॉमन निकल गया था। I1 को साथ में लाते हैं, क्या बनेगा? -32I1 +12I -3Ig इज इक्वल टू 0। तो पहले I1 वाला स्टेप लिखना है, क्या है? -2I1 -I1 दैट इज अ -3I1। क्लियर? अब I वाला स्टेप क्या है भाई? +I एंड IG वाला स्टेप 2Ig + 3Ig + IG + 6Ig इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये वाला हो गया अभी 1। क्लियर? अब बात करेंगे कौन से? तो भाई बैटरी वाला इंक्लूड करना है, तो आप बैटरी ये वाला मान के चलो, इसको हमने बोल दिया E और ये पॉइंट को बोल दिया F, तो ये वाला लूप यूज करें, या तो आपको अच्छा लग रहा है तो ये वाला लूप यूज करो, जो अच्छा लगे वो लूप यूज कर सकते हो। मैं है ना ये वाला यूज करता हूं, नीचे वाला भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, जो अच्छा लगे वो यूज करो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कौन से भाई? EF 4 EF, F के बाद कहां गए? A के बाद B गए, B to C, C to E लूप। तो भाई पहले बैटरी आ रही है, देखो नेगेटिव टर्मिनल पे थे, E to F जा रहे, तो पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो क्या आएगा? +10
हो गया। आगे बढ़े तो कहां पहुंचा भाई, ए टू बी, करंट की डायरेक्शन में क्या होगा, -100 I1। अब बी टू सी जा रहे तो क्या होगा, -10 I1 - IG। और फिर से देखो घूम के ई पर आ गए, इज इक्वल टू 0। कॉमन निकलेगा इसमें से 10, तो यहां 1 बचा, 1 सामने गया, -1। अब देखो यहां से 10 कॉमन, तो -10I1 -I1 माइनस प्लस IG। अब I1 को साथ में लाए, -11I1 प्लस IG इज इक्वल टू -1। इसको बोला इक्वेशन नंबर 3। अब देखो अल्टीमेटली फाइंड करना है IG, तो IG रखना पड़ेगा। और ये इक्वेशन में दूसरा कौन है भाई मेंबर, I1 है। तो पहले और दूसरे इक्वेशन में किसको हटाना चाहिए भाई, I को हटाना चाहिए। तब आपको देखो 1 और 2 में जस्ट कौन बचेगा, I1 एंड IG बचेगा, और उसको हम इसके थ्रू इक्वेट करेंगे। अब देखो 1 में 12I है और यहां जस्ट I है, तो इक्वेशन नंबर 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई किया मान के चलो। इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई विद 12 और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों भाई, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 में से क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, -32I1 प्लस 12I -3IG इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 3 दा 36I1 प्लस 12I प्लस 6 इंटू 12 72IG इज इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 12I प्लस 12I माइनस कैंसल, 32 प्लस 36 -32 प्लस 36 4I1 एक कट हो गया, -72 -3 -75IG इज इक्वल टू 0। अब ए वाले इक्वेशन में 11 टाइम I1 है और यहां 4 टाइम I1 है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दे, और ये पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, तो ऐड ही करना है डायरेक्ट। तो हम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई विद द 4 और उसमें ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर, मान के चलो ये वाला इक्वेशन है हमारा 4 नंबर का, तो इक्वेशन 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, एब्सेंट। એમાં બે લોકોને ફોન નહીં કરતી, શુભમ પરમાર અને હસ્તી સોરઠિયા, બાકીના જો ફોન કરવાનો હોય તો કરી દેજો। शुभम परमार, यस। चलो भाई ये इक्वेशन हमें मिल गया। हमने क्या किया, फर्स्ट जो 3rd नंबर का इक्वेशन था ना उसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। अब देखो जो 4 नंबर का इक्वेशन है उसको 11 से मल्टीप्लाई करें, तो 11 4 जा 44I1, 11 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, -885 IG इज इक्वल टू 0। तो ये वाला टर्म कैंसल, 825 में से 4 गया तो 821 IG इज इक्वल टू -4। सो IG इज इक्वल टू, कैलसी चलाओ, 4 डिवाइडेड बाई 821 0.00487 मतलब 4.87 मिली एम्पियर, ये आंसर बनेगा। क्या दिया है, यही एग्जैक्ट, ओके। तो भाई देखो हम क्या करते हैं, जब कुछ ऐसी टर्म्स आती है ना, मतलब हायर टर्म से मल्टीप्लाई करना, तो हम टेंस हो जाते हैं। तो ऐसे तो फिजिक्स में कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं होते, इसलिए अधूरा छोड़ देते हैं। या तो क्या करते हैं, हर एक इक्वेशन को फिर से चेक करते हैं, हर एक इक्वेशन को फिर से चेक करते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है।
इफ आपको भरोसा है तो आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो बाकी है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। तो हम ईच ब्रांच का करंट तो नहीं फाइंड करेंगे, हम जस्ट मेनली जो करंट फ्लो होने वाला है वो इस ब्रांच का आपको खुद से बाकी का करना है। एक्सरसाइज का 3.7। अब देखो, दिस इज द बैटरी, मान के चलो उसमें से आई करंट ड्रॉ हुआ, आगे जाके दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, इसमें कितना गया I1, तो इसमें कितना जाएगा I माइनस I1। अब यहां से वो दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, I1 मान के चलो इसमें बना I2, तो यहां कितना होगा I1 माइनस I2, और I2 और I माइनस I1 मर्ज होके यहां कितने बन गए I माइनस I1 प्लस I2। और फिर से यहां देखो भाई, यहां से कितना आया I माइनस I1 प्लस I2, यहां से आया I1 माइनस I2, दिस इज द प्लस I1, दिस इज द माइनस I1, कैंसल प्लस I2 माइनस I2 कैंसल, बचेगा कितना I। तो यहाँ घुस रहा था I, निकल भी रहा है I। तो आपने जो इमेजिनेशन किया वो कैसा है, सही है। क्लियर हुआ? ओके। अब देखो ये वाला डायग्राम मस्ट भी बनाना पड़ेगा। क्यों भाई? करंट स्प्लिटिंग आपको दी है, करंट की वैल्यू नहीं दी है, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और बाद में बताना पड़ेगा कौन से लूप के लिए बात कर रहे हैं। दिस इज द डी पॉइंट, इसको हम क्या बोल देते हैं, डी पॉइंट, और ए टर्मिनल को बोल दिया ई एंड एफ। क्लियर हो गया? अब देखो सबसे पहले हम जो ट्राइंगुलर दो लूप बन रही है ए बी डी ए, उसके लिए बात करते हैं। फॉर ए बी डी ए लूप। अब देखो ए बी डी ए लूप के लिए बात करें तो उसमें ए टू बी जा रहे, कहा जा रहे भाई ए टू बी, ए टू बी गए तो करंट की डायरेक्शन में होगा माइनस, दैट इज द 10I1, और अगेन करंट के डायरेक्शन में कि बी टू डी में तो क्या होगा माइनस 5I2, और D2 जब A गए तो करंट सामने मिल रहा है तो प्लस क्या होगा 5I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकलेगा 5, तो यहां क्या बनेगा 2I1 माइनस I2 प्लस I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। पहले I को रखे, प्लस I एक आगे आया, अब I2 को रखे माइनस 2I1 माइनस I1 दैट इज अ माइनस 3I1, बाद में I2 को रखे माइनस I2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ? अब कौन से लूप के लिए बात करनी है, BCDB। फॉर, भाई समझ में ना आया तो पूछ सकते हो, BCDB लूप। अब BCDB लूप के लिए बात करें तो भाई B2C करंट की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में जाए तो माइनस, तो माइनस करना है करंट इंटू क्या करना है रेजिस्टेंस। करंट कितना है भाई I माइनस I1 माइनस I2 है, रेजिस्टेंस कितना है भाई 5। अब देखो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम C टू D तो करंट सामने मिल रहा है, वी आर मूविंग अपोजिट टू द करंट, दैट मीन क्या आएगा प्लस, प्लस कितना रखना पड़ेगा भाई 10 I माइनस I1 प्लस I2। देन क्या आएगा, वी आर मूविंग फ्रॉम D टू A जा रहे तो क्या होगा, सॉरी D टू B, लूप स्क्वायर नहीं बनाया, क्या है D टू B जा रहे, D टू B क्या आएगा प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। भाई देखो आप लोगों ने भी ये दो ही ट्राइंगल लिए थे, ठीक है, यही लिए थे ना, एक ए वाला ट्राइंगल और एक ए वाला ट्राइंगल सॉल्विंग में। ओके, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, पता तो करना पड़ेगा ना भाई, दूसरे लूप ले रहे तो दिक्कतें नहीं हो रही है। तो मैं इस बार है ना ABCD लूप ले रहा हूं, फॉर ABCD लूप चेंज कर देते हैं। A टू B गए, करंट की डायरेक्शन में क्या होगा माइनस 10I1, B टू C गए माइनस 5I1 माइनस I2,
C to D गए, करंट सामने मिला, प्लस 10 I minus I1 plus I2. Then we are moving D to A plus I minus I1. लूप खत्म, इज इक्वल टू 0. कॉमन निकला 5. तो यहां क्या बनेगा, माइनस 2I1 माइनस I1 प्लस I2. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तो निकल गया ना कॉमन के साथ. अब यहाँ 2I माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस I माइनस I1 इज इक्वल टू 0. हो गया. अब सिंप्लीफाई करें, पहले I को रखेंगे, I में देखो 2I और I क्या हो गया 3I. I1 को रखेंगे, I1 2 टाइम I1 माइनस I1 मतलब माइनस 3I1 माइनस 5I1 माइनस 6I1. अब I2 की बात करें, I2 कितना है, I2 देन कहा है और I2 3I2. ओके, प्लस 3I2 इज इक्वल टू 0. कुछ कॉमन निकलेगा क्या, 3. तो दिक्कत में आ गए ना. क्या दिक्कत हुई, सेम इक्वेशन मिलेगा. यस, यहाँ 2 आएगा. हाँ, तो कम दिक्कत है, सेम आता तो दिक्कत थी. ठीक है, तो भाई 3 कॉमन निकाला तो क्या बनेगा, माइनस I माइनस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. हो गया. अब देखो बैटरी को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो E F A B D C E कॉम्प्लिकेटेड लूप ले रहा हूं, एग्जाम में मत लेना, बट अभी बता रहा हूं आंसर तो आने ही चाहिए सेम. नहीं आ रहे तो कुछ गलती है आपकी, मतलब मेरी यहां. ठीक है, तो उसको फिर से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब आंसर आने चाहिए, ऐसा नहीं है. हमें अब देखो BCDB लूप नहीं ले सकते, BCDB लूप आप ले ही नहीं सकते. लिया ना तो ये दोनों में से एक ही इक्वेशन मिलेगा. तो मस्ट भी हमें बैटरी को इंक्लूड करना पड़ेगा. तो देखो ई से स्टार्ट कर रहे हो, फॉर EF ABD CE लूप. भाई किरचॉफ सही मायने में भगवान है ऐसा दिखाने के लिए, ऐसा मुंडी मत कर भाई, सॉरी बहन, कि भाई सर ऐसा क्यों लिया. भाई ऐसा ले रहा, मुझे मजा आ रहा है इसलिए सॉल्व करने में. ठीक है, चलो भाई E2F जा रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी आई, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होगा भाई, कीर्तन प्लस 10. वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस 10I. Now we are moving from A to B, minus 10I1. Now we are moving from B to D, I2. B to D बोला. Now we are moving D to C. I minus I1 plus I2. एक बार तेवड़ हुई तो I2 इज इक्वल टू 0. अब कॉमन निकालेंगे 5, तो प्लस 2 माइनस 2I माइनस 2I1 माइनस I2 माइनस 2I प्लस 2I1 माइनस माइनस है ना, माइनस 2I2 0. अब भाई देखो पहले I वाले स्टेप, माइनस 2I minus 2I, that is a minus 4I. गलती नहीं है ना कहीं. ओके, माइनस 2I1 प्लस 2I1 कट कट. चलो उसको छोड़ो, I2 की बात करें, माइनस 2I2 माइनस 2I2 माइनस 3I2 और इज इक्वल टू माइनस 2. इसको बोला ला ले 3 नंबर. तो अब यहाँ 2 ही करंट बचे, I और I2. तो आप 1 और 2 को ऐसे सोल्व करोगे जिसमें कौन बचेगा,
कौन बचेगा? तो भाई देखो यहाँ I है, हटाना किसको पड़ेगा? I1 को, क्योंकि इसमें I1 नहीं है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? 3 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें। 3 2 जा 6 और यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 6 वाली टर्म कट हो जाएगी और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, दोनों की साइन सेम है, दैट्स वाई। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई विद द 2 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई विद द 3। हो गया। 1 नंबर का इक्वेशन में कौन है भाई? 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2i माइनस 3i1 माइनस 6i2 माइनस 6i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3i माइनस 3 2 6i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। ये वाली टर्म कैंसल, 2i में से 3i गया, माइनस i माइनस 5i2 0 हो गया। इसको ला ले 4 नंबर। ओके, जो बज रहा है वो। चलो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई हट जाएगा। तो भाई इक्वेशन नंबर 3 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 विच इज मल्टीप्लाई विद द 4। हो गया। अभी देखो यहां मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिख रहा हूं, माइनस 4i माइनस 3i2 इज इक्वल टू माइनस 2। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 4i माइनस 5 4 जा 20i2 0। क्लियर? ओके। अब देखो यहाँ प्लस यहाँ तो कुछ नहीं, तो ये वाला कट क्या बना? तो भाई 17i2 इज इक्वल टू माइनस 2। सो i2 इज इक्वल टू क्या बना? माइनस 2/17 एम्पियर। अब हम सोचेंगे सर नेगेटिव करंट, तो भाई देखो I2 कहाँ फ्लो हो रहा है? ये वाली ब्रांच में B2D। करंट कैसा आया? नेगेटिव। मतलब एक्चुअली में हमने करंट का फ्लो कहाँ लिया है भाई? फ्रॉम B2D लिया है। देखो B2D नेगेटिव मल्टीप्लाई यहां लगा दो तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, D2B। सो I2 इज इक्वल टू एग्जैक्टली बनेगा क्या? 2/17 एम्पियर। डायरेक्शन कौन सी होगी? D2B। भाई इसका जस्ट आंसर बता दो, ये वाला सही है या गलत है? भाई B2D ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2/17 ही हो रहा है। ओके, तो सही है। मतलब हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब क्या फाइंड करेंगे भाई? I2 मिल गया, I1 फाइंड करेंगे। भाई दिक्कत नहीं होगी ना? फिर से यहां लिख देते हैं। इसमें करंट गया था I1 I माइनस I1, इसमें I2, यहाँ I1 माइनस I2, यहाँ मर्ज हुआ था I माइनस I1 प्लस I2 और ये वाली ब्रांच में फाइनली I। अब देखो ये वाला जो करंट मिला है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? हमने जो करंट की डायरेक्शन ली है वो कैसी है? गलत है, तो उसको हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। तो लास्ट में ऐसा लिखना है, बट अल्टीमेटली लास्ट तक आपको तो I2 की वैल्यू कितनी रखनी है? 2/17 नेगेटिव ही रखनी है, क्योंकि आपने जो एजम्पशन लिया है लूप का उसमें तो ये वाला कैसा बन रहा है? नेगेटिव ही बन रहा है। तो बीच रेस, मतलब जब रेस चल रही है तो उसमें घोड़ा मत बदल देना, नेगेटिव को पॉजिटिव मत कर देना। ये हमने डायरेक्शन बता दी भाई, एक्चुअली में डायरेक्शन कौन सी होगी? D2B। अब देखो हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, कोई एक इक्वेशन में पुट कर दे जिसमें दो ही चीज हो, तो 4 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं भाई पुट इन 4 में पुट कर देते हैं। तो भाई देखो माइनस I माइनस 5 I2 की जगह माइनस 2/17, माइनस माइनस यहां लिख दिया प्लस, इज इक्वल टू 0। सो I इज इक्वल टू क्या बनेगा? 10/17 एम्पियर हो गया। तो उसमें कोई नेगेटिव आंसर नहीं आया, मतलब जो डायरेक्शन है वही सही है। कौन सी है भाई? I कहाँ फ्लो हो रहा है? जो हो रहा है वही तो डायरेक्ट आउटर सर्किट में ही हो रहा है। क्लियर हुआ? ओके, तो ये हो गया। अभी कौन सा करंट फाइंड बाकी रहा? I1। तो पुट फ्रॉम 1
1 नंबर में I -3I1, I1 कितना है भाई? I1 तो फाइंड करना है ना, तो 10/17 I की जगह -3I1 एंड -I2, I2 कितना है? माइनस माइनस प्लस 2/17 इज इक्वल टू 0। अब देखो 10 + 2 12/17 और -3I1 सामने गया +3I1, सो I1 इज इक्वल टू क्या बनेगा? 4 क्योंकि 3 4 = 12, तो 4/17 एम्पियर। तो ये भी नेगेटिव नहीं आया, मतलब जो डायरेक्शन है वो कैसी है? सही है। अब आपको टोटल करंट हर एक ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट फाइंड करना है, तो यहां क्या कर दो? I1 - I2 कर दो, तो BC ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट तो लिखना है, करंट फ्लो इन BC ब्रांच, तो उसमें क्या करना है? I1 - I2। करंट फ्लो इन D, यहां हमने D, यहां E और F लिखे थे, तो करंट फ्लो थ्रू द DC ब्रांच, उसका वैल्यू लिख सकते हो। क्लियर हुआ? तो वो जो हर एक ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट है वो तो आपको खुद से ही करना है, तो रिमेनिंग पार्ट कैसा आएगा? सेल्फ। क्लियर? तो ये हमारे न्यूमेरिक 2 खत्म। 1 आवर हो गया। वन टू थ्री फोर 5 6, अब 7 भी हो गए, तो 8 की बात करते हैं। 9 वैसे भी हो गया, तो एक ही बात बाकी एक्सरसाइज का 8 नंबर का न्यूमेरिक। स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट। स्टोरेज बैटरी का EMF कितना है भाई? 8 वोल्ट। कितना भाई? 8 वोल्ट। ओके, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है भाई? 0.5 ओहम। EMF 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओहम is being charged by 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm। तो इतना डेटा है हमारे पास। एक बैटरी है जिसका खुद का EMF कितना है भाई? 8 वोल्ट है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है भाई? 0.5 ओहम है, और इसको हम चार्ज कर रहे हैं किसके थ्रू? 120 वोल्ट सप्लाई के थ्रू। तो मान के चलो यहां हमने लार्ज 120 वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट किया है, दिस इज द 120 वोल्ट का सप्लाई। क्लियर? बट थ्रू अ रेजिस्टर, सीरीज रेजिस्टर हमने लगाया यहां RS, जिसकी वैल्यू कितनी है भाई? 15 ओहम, 15.5 है। ओके, चेंज कर देते। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग? एप्सिलॉन प्लस IR, एप्सिलॉन प्लस IR, वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको EMF पता होना चाहिए, पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, पता है, जस्ट क्या नहीं पता है? करंट। करंट पता होगा तो इजीली आप टर्मिनल वोल्टेज बैटरी का फाइंड कर सकते हो। या तो आप क्या करो भाई, इसको एज ए इमेजिनरी बैटरी कंसीडर करे, सेल बना दे, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। तो इसके 2 टर्मिनल के बीच में वोल्टेज होगा, वो हमारे लिए क्या बनेगा? टर्मिनल वोल्टेज, ये वाला। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज, इसको हमें फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? पहले भाई किरचॉफ का लूप रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट उसमें हम क्या करेंगे भाई, हमारी जो सर्किट है ना, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है ना, वो हमें फाइंड करना है पहले। तो यूजिंग लूप रूल, लूप रूल यूज करके क्या फाइंड करेंगे भाई? करंट फाइंड करेंगे। तो यहां से स्टार्ट करें, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या होगा? +120। देखो अलोंग दी करंट तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। माइनस क्या होगा? करंट फ्लो हो रहा है I, रेजिस्टेंस कितना है? 15.5। अगेन देखो बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया? पॉजिटिव। वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या होगा? माइनस। कितना आएगा? 8। नाउ अगेन देखो करंट तो कितना फ्लो हो रहा है? I फ्लो हो रहा है ना, तो कितना होगा करंट की डायरेक्शन में? -I × 0.5 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? तो देखो 120 में से 8 गया तो कितना बचा? 112 माइनस 15.5 माइनस 0.5 16 I। सो I इज इक्वल टू क्या बनेगा? 112 डिवाइडेड बाई 16। क्या आएगा आंसर? कितना? 7 एम्पियर हो गया।
तो अब डायरेक्टली फॉर टर्मिनल वोल्टेज VT इज इक्वल टू क्या यूज कर सकते हो, एप्सिलॉन प्लस IR। अच्छा लगे तो ये वाला यूज कर लो, प्लस, हाँ प्लस ही, गलती से माइनस लिखा, एप्सिलॉन प्लस IR ड्यूरिंग द चार्जिंग। हमने बोला था टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, एप्सिलॉन प्लस IR होता है, तो ये वाला भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है भाई, ये बैटरी को कितना पावर वोल्टेज चाहिए चार्जिंग के लिए, तो हमें पता है उसको खुद को कितना चाहिए, 8 वोल्ट का, बट खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ खाएगा ना, तो उसको चाहिए कितना भाई, 8 वोल्ट का, दैट इज द यहां लिखा है, और प्लस थोड़ा सा कौन खाएगा, इंटरनल रेजिस्टर भी खाएगा, और वो कितना खाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस जितना, दैट्स व्हाई प्लस IR लिखा है। डिस्चार्जिंग में वो कम देता है, और जब यूज करना है तो उसका जो वोल्टेज है उससे वो ज्यादा डिमांड करेगा। क्लियर हुआ? तो ऐसा नहीं है कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, मतलब वो भी वोल्टेज का ड्रॉप करेगा। कब करेगा, ड्यूरिंग चार्जिंग भी करता है और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग भी करता है। तो डिस्चार्जिंग में ये क्या करेगा, हमें कम वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, ड्यूरिंग द चार्जिंग ये वोल्टेज ज्यादा खाएगा। मतलब सिर्फ आप इसको यहाँ 8 वोल्ट दोगे ना तो चार्जिंग होगा ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि तो इसको 8 वोल्ट से तो कुछ ज्यादा चाहिए ना, 8 वोल्ट तो खुद ये सेल खा जाएगा अंदर का, और बाकी जो बचेगा वो कौन खाएगा, इंटरनल रेजिस्टर। क्लियर हुआ? दैट्स व्हाई प्लस IR ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। बट मैंने बोला था जब भी सर्किट सॉल्विंग में दिक्कत आए किसको याद करेंगे, किरचॉफ को। ठीक है, तो किरचॉफ का लूप रूल ही अप्लाई कर रहा हूं, फिर से स्टार्ट कर रहा हूं यूजिंग लूप रूल, यूजिंग लूप रूल। देखो भाई आपको फॉर्मूला से याद रहता है, दिक्कत नहीं, उस हिसाब से भी जा सकते हो, बट मैं जनरली ये रखता हूं कंसिडरेशन कि भाई सिंगल मेथड के थ्रू हो तो अच्छा है। तो सिंगल मेथड एक ही हमारे लिए क्या, किरचॉफ। जब भी सर्किट सॉल्विंग में आए दिक्कत तो याद करेंगे किरचॉफ को। ठीक है, तो भाई देखो बैटरी से स्टार्ट करें, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होगा, प्लस 120। अब इस बार करंट हमारे पास है तो 7 इंटू क्या होगा, 15.5। आगे गए तो माइनस होगा ना करंट की डायरेक्शन में, तो 7 इंटू क्या कर दिया, 15.5। अब देखो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल आया, ये वाला आया नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव डिक्रीज होगा, तो माइनस क्या आएगा, टर्मिनल वोल्टेज दैट इज द VT। लूप खत्म, इज इक्वल टू 0। सो VT इज इक्वल टू क्या बना, 120 माइनस 7 इंटू 15.5, 108.5, सब्ट्रैक्शन करो 11.5 वोल्ट, इतना टर्मिनल वोल्टेज आएगा। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये वाला यूज करो एप्सिलॉन प्लस IR, दैट इज आल्सो शो द टर्मिनल वोल्टेज। एप्सिलॉन कितना है भाई, 8 वोल्ट है, प्लस I कितना है 7, R कितना है 0.5, कितना आएगा 11.5। तो दोनों केस में सेम ही मिलेगा। MCQ सॉल्विंग है तो शॉर्ट मेथड से ये वाला अच्छा रहता है, बाकी न्यूमेरिक में आप भूल ना करो तो किरचॉफ यूज कर लो, अच्छा लग रहा है तो ये वाला यूज करो, जो मन चाहे वो। अब यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा है, देखो साथ में, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग, हो गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हैविंग अ सीरीज रेजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट में सीरीज रेजिस्टर का इंपोर्टेंस क्या है, तो मान के चलो भाई सीरीज में रेजिस्टर है ही नहीं, सीरीज में रेजिस्टर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में करंट कितना फ्लो होगा, तो लूप रूल अप्लाई कर रहा हूं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख देंगे क्या रिक्वायरमेंट है, बट अभी यहां सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव गए प्लस 120, ये वाला रेजिस्टर है क्या, नहीं है, तो डायरेक्टली प्लस टू माइनस क्या होगा, माइनस 8 वोल्ट। करंट तो आई फ्लो हो रहा है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस जाएगा नहीं, दैट इज द 0.5 इज इक्वल टू 0। भाई सिर्फ सीरीज रेजिस्टर नहीं है तो उसको कंसीडर नहीं किया। और ऐसे केस में करंट क्या होगा, अब ध्यान देना, 120 में से 8 गया तो 112 इज इक्वल टू 0.5 आई की वैल्यू कितनी आ गई, 112 डिवाइडेड बाई 0.5 224 एम्पियर। और ये इतना ट्रिमेंडस करंट है कि भाई आपका जो सेल चार्ज होने वाला है ना उसको डैमेज कर देगा, गर्म हो जाएगा। सीरीज रेजिस्टर नहीं लगाएंगे तो करंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, करंट कंट्रोल नहीं होगा तो सेल को वो क्या करेगा, डैमेज करेगा।
तो ड्यूरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस वी हैव टू कनेक्ट द सीरीज रजिस्टर। तो यहाँ सीरीज रजिस्टर की रिक्वायरमेंट पता चल जानी चाहिए। क्लियर हुआ? ओके तो यहाँ लिख सकते हैं इफ हियर सीरीज रजिस्टर connect to control चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए सीरीज रजिस्टर लगाया। सिंपल हो गया। तो एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिक खत्म। अब कितने बाकी है? एक एग्जाम्पल का बाकी, एक या दो शायद। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज के हो गए थे बाकी के, अब ये वाला बाकी है बॉक्स। क्या बोला है? बैटरी है, कितनी है भाई? 10 वोल्ट की। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओहम। Determine the equivalent resistance of this network and the current along each edge of the cube. तो equivalent current find करना है, सारी चीजें find करनी है। तो एक क्यूबिकल नेटवर्क दिया है, तो हम इस बार नेटवर्क भी पहले से ही ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई पहला क्यूब ड्रॉ करना पड़ेगा। और कोई है 3 डायमेंशनल देखो, दिस इज क्यूबिकल नेटवर्क। इसको कनेक्ट कर दे तो ये क्या बनेगा? क्यूबिकल नेटवर्क। क्लियर? डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर क्या लगाई है भाई? बैटरी। तो बैटरी भी कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। एक ये वाला बना और उसको अपोजिट कॉर्नर ये वाला बनेगा। वहां क्या कनेक्ट की है भाई? बैटरी। बैटरी का वोल्टेज कितना है भाई? जो भी है, अभी हम V कंसीडर कर लेते हैं। अभी हम V कंसीडर कर लेते हैं, बाद में हम लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यही सेम नेटवर्क डिफरेंट वैल्यू के साथ दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? MCQ में दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसलिए ठीक है। तो यहाँ जो फॉर्मूला मिलेगा उसको आपको याद रखना है। तो आपको मान के चलो गलती से MCQ में दे दिया कॉम्पिटिटिव में, तो ये काम आ सकता है। बाकी रटने वाला ही मामला होगा, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ रहा है तो ठीक है। अब देखो, नेटवर्क को जब हम डायगोनली अपोजिट कॉर्नर के प्रोस्पेक्ट से देखें तो ऐसे केस में वो सिमेट्रिक बनेगा। सिमेट्रिक मतलब देखो, मैं यहां क्यूबिकल नेटवर्क है उसमें नोमेनक्लेचर भी कर देता हूं ताकि समझने में इजी रहे। इसको हमने बोल दिया A B C और यहां D, और यहां बोला A डैश B डैश C डैश और D डैश। तो मान के चलो आपको A to C जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कितने सारे पाथ है ना, वो शॉर्टेस्ट ही बनेंगे। देखो, मैं पहले A to B जा सकता हूं, B to C और C to C डैश आ गया। A to D, D to D डैश, D to C डैश, 3 बार रजिस्टर से क्रॉस किया। देखो, A to D, D to D डैश और D to C डैश। यहां चेक करो, ये वाला B to B डैश, A to B पहले का B to B डैश और B डैश टू C डैश। तो हर एक केस में आपको 3 रेजिस्टर से ही पास होना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबिकल जो नेटवर्क बनाया है उसकी जो एजेस है वो बेसिकली है क्या? रेजिस्टर। तो ये वाला जो है वो क्या है? यहाँ रेजिस्टर ही होगा। ये वाली चीज रेजिस्टर को डिस्प्ले कर रही है, और हर एक का रेजिस्टर है हम स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं। रेजिस्टेंस कितना भाई? स्मॉल R कंसीडर कर लेते हैं। कहीं अब रेजिस्टर नहीं बाकी, एक बाकी। क्लियर? अब देखो, नेटवर्क सिमेट्रिक है तो आपने एक चीज पढ़ी थी पहले, याद हो तो भाई, एक रजिस्टर है यहां, एक रजिस्टर यहां है,
ठीक है, अब देखो फिर से यहां दो पार्ट में स्प्लिट हुए, एक रजिस्टर यहां है, एक रजिस्टर यहां है। क्लियर? फिर से देखो यहां एक रजिस्टर यहां है और एक रजिस्टर यहां है। फिर से दोनों क्या कर गए, एक रजिस्टर में और एक रजिस्टर, और फिर से यहां मर्जिंग हो गया। मान के चलो कुछ ऐसा है, तो सिमेट्रिक नेटवर्क बना। क्यों भाई? ऊपर के पार्ट का रेजिस्टेंस नीचे का पार्ट का रेजिस्टेंस कैसा है, सेम है। तो मान के चलो यहां से 2 एम्पियर करंट घुस रहा है, तो यहां दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहां आई जाएगा, यहां भी आई मतलब 1 बन जाएगा, और 1 आगे जाके स्प्लिट हो जाएगा। इसमें कितना जाएगा 0.5, इसमें कितना जाएगा 0.5, इसमें कितना जाएगा 0.5, ए वाली ब्रांच में भी कितना जाएगा 0.5 मर्ज होके फिर से यहां कितना बन जाएगा 1, और 1 यहां मर्ज होके कितना बन जाएगा 2। तो सिमिलरली डायगोनली अपोजिट कॉर्नर के लिए ये वाला हमारा जो नेटवर्क है वो कैसा है भाई, सिमेट्रिक नेटवर्क है। कैसा है? सिमेट्रिक नेटवर्क। दैट्स व्हाई हम यहां से मान के चलो करंट जो निकल रहा है, देखो आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, और वो 3 पार्ट फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो हम यहां से टोटल कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं 6I। मान के चलो यहां करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल 6I, और वो 6I आगे जाके कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो इसमें कितना जाएगा 2I, ए वाली ब्रांच में कितना जाएगा 2I, और ये वाली ब्रांच में कितना जाएगा 2I। अब देखो ये 2I आगे जाके स्प्लिट हुआ, इसमें कितना जाएगा I, और इसमें भी कितना जाएगा I। ये वाला 2I आगे जाके स्प्लिट हुआ, इसमें कितना जाएगा I, और ये वाली ब्रांच में भी कितना जाएगा I। ये वाला 2I आगे आया, दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, इसमें कितना गया I, और ये वाली ब्रांच में भी कितना गया I। क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, यहां से I आ रहा है और नीचे से भी I आ रहा है, और ये ब्रांच में कितना बन गया 2I मर्ज होके। यहां से कितना आया I, यहां से कितना आया I, और मर्ज होके कितना बन गया 2I। यहां से देखो कितना आया I, यहां से कितना आया I, और यहां मर्ज होके कितना हो गया 2I। ये वाला 2I मर्ज होके फिर से सर्किट में 6I करंट घुसेड़ देंगे, तो ये करंट स्प्लिटिंग हो गया। फाइंड क्या करने के लिए बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन नेटवर्क। गिवन नेटवर्क का आपको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ईच ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट भी शायद बोले हैं फाइंड करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। क्लियर हुआ? मतलब अल्टीमेटली हमें करंट फाइंड करना पड़ेगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि भाई ये जो नेटवर्क है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Req है। ये जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका एक न्यू रेजिस्टेंस बन गया, कंबाइन एक रेजिस्टेंस दिखा दिया, और उसके एक टर्मिनल पे पॉजिटिव, दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव, और V वोल्ट की बैटरी, और सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा था 6I। तो हो गया। क्लियर? समझ में आया? ओके। तो भाई देखो यहां हम लिख सकते हैं लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन नेटवर्क इज R इक्विवेलेंट। अब इसके लिए किरचॉफ का लूप रूल अप्लाई करो, कोई भी एक नेटवर्क, कोई भी एक लूप के लिए, ठीक है। तो भाई मान के चलो इसको हमने बोल दिया E और इसको बोला F। तो भाई बाय यूजिंग लूप रूल, क्योंकि करंट फाइंड करना है, एक ही अननोन करंट है भाई I, एक ही लूप को सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा कोई अननोन करंट है तो बोलो, कोई नहीं है, एक ही करंट है, ठीक है। यूजिंग लूप रूल फॉर EF, भाई देखो बैटरी को इंक्लूड करना जरूरी है ना, तो EF, देन ABC C डैश, और फिर से E, ठीक है। यूजिंग लूप रूल फॉर EF ABC C डैश E लूप। चलो लूप रूल अप्लाई करें। तो भाई पहले कौन आएगी, बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या होगा प्लस V, तो लिख दिया प्लस V। देन वी आर मूविंग फ्रॉम A टू B, भाई देखो यहां तो ड्रॉप नहीं होगा ना, कोई रेजिस्टर नहीं है। A टू B कितना होगा भाई, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है भाई, और माइनस आएगा ना, -2IR। हमने बोला है रेजिस्टेंस कितना है नेटवर्क का, ईच ब्रांच का स्मॉल r। देन वी आर मूविंग फ्रॉम B टू C, क्या होगा -IR। देन वी आर मूविंग फ्रॉम C टू C डैश, -2IR। लूप खत्म, इज इक्वल टू 0। तो
तो V इज इक्वल टू माइनस V माइनस 5IR इज इक्वल टू 0. सो V इज इक्वल टू 5 टाइम IR. क्लियर? सो I इज इक्वल टू क्या बनेगा? V बाय 5R. क्लियर? और हमें पता है V कितना दिया है 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1. तो करंट कितना आएगा 2 एम्पियर. I दैट इज द 2 एम्पियर. तो इसमें से कितना करंट जाएगा 6 टू द 12. तो 12 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है. क्लियर हुआ? हमने I की वैल्यू फाइंड की है. वहां तो 6I जा रहा है, कहीं 2I जा रहा है, कहीं I जा रहा है. ठीक है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो. अब देखो फॉर इक्विवेलेंट नेटवर्क, इक्विवेलेंट नेटवर्क के लिए बात करें, दिस इज द R इक्विवेलेंट. सो V इज इक्वल टू क्या होगा I R इक्विवेलेंट होगा. एंड I की वैल्यू कितनी है V बाय 5R इंटू R इक्विवेलेंट, दैट इज द V कट. तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बनेगा 5 टाइम R, दैट इज द 5 ओम. आंसर क्या दिया है वेरीफाई करो. तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या दिया है? आई थिंक उसमें कुछ गलती लग रही है मुझे. हाँ, तो उसमें कुछ गलती लग रही है. क्या गलती है? अच्छा, यहाँ 6I करंट है ना, V इज इक्वल टू IR लगाया बट करंट कितना फ्लो हो रहा है 6. तो यहाँ गलती थी, तो हमने उसको करेक्ट कर रहे हैं. अच्छा, यहां नहीं बट नीचे लिखना पड़ेगा. ठीक है, गलती है. देखो फॉर इक्विवेलेंट 6I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा वोल्टेज. इक्विवेलेंट नेटवर्क के लिए ओम का लॉ अप्लाई किया है. वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस. करंट 6I फ्लो हो रहा है. अब देखो I की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं. क्या है भाई? V अपॉन 5R इंटू R इक्विवेलेंट. दोनों साइड से V कट. R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बनेगा 5R बाई 6. R हमें 1 ओम दिया है, दैट्स वाई 5 बाई 6 ओम. अब मान के चलो ईच ब्रांच का नेटवर्क 2 ओम होता, रेजिस्टेंस कितना होता 2 ओम होता, तो आपको R की जगह क्या लेना पड़ता 2. क्लियर हुआ? तो उस हिसाब से मॉडिफिकेशन हो जाएगा. क्लियर यहां तक का? ओके. और ये हमें करंट, आई थिंक उसमें आपको बोला है फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, शायद वैसा ही बोला है ना, ईच साइड में से फ्लो होने वाला करंट. तो जहां 2I है वहां कितना लिखेंगे भाई 4 एम्पियर. जहां I है वहां तो आप बोल देना डायरेक्टली भाई AB, AA डैश एंड AD, इवन DD डैश नहीं बट सॉरी DC डैश, B डैश C डैश एंड कौन सी आएगी CC डैश. उसमें 2 एम्पियर सॉरी 2I मतलब 4 एम्पियर करंट पास होगा. रिमेनिंग जो बची है उसमें कितना II है, तो AB डैश और कौन सा है भाई BB डैश. यहां है देखो तो AD और कौन सी है भाई दिस इज द 2I है, यहां आएगा तो DD डैश और DC और कौन सी आई यहां BC और कोई है क्या ये वाली है. यहां की बात कर सकते हैं A डैश D डैश और A डैश B डैश. उसमें I बोले तो कितना करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर और टोटल करंट कितना फ्लो होगा 12 एम्पियर. बैटरी से 12 एम्पियर ड्रॉ होगा. क्लियर हो गया? तो रिमेनिंग पार्ट कैसा है खुद से करना है. एग्जाम में नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे. भले मैंने यहां नहीं लिखे बट उतना आप कर सकते हो. अब एक न्यूमेरिक बाकी है, शायद नॉट श्योर, वेरीफाई कर लेते. बाकी है कोई या मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? 3.4 हो गया, हो गया ना? ये वाला बाकी है. यस 3.2 थियोरेटिकल है, वैसा कुछ है नहीं. इन एग्जांपल 3.1 द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली अ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड. हमें 1 मिलीमीटर पर सेकेंड मिली थी ड्रिफ्ट स्पीड न्यूमेरिक नंबर 1 में. एग्जांपल 1 की बात कर रहे हैं.
for the current in the range of the few ampere, how then is current established almost instant in a circuit? मतलब क्या बोला है कि भाई आपको भाई जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो कितनी मिल रही है भाई, फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड मिल रही है, इन द रेंज ऑफ करंट कैसा मिल रहा है, एम्पियर में मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहली चीज भाई ड्रिफ्ट स्पीड तो बहुत कम है, हमारे पास फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्या होता है, NE/VD, ये वाला है ना। तो भाई देखो ड्रिफ्ट स्पीड कैसी है, टू स्मॉल है, फिर भी करंट लार्ज क्यों मिल रहा है? तो उसका रीजन है कंडक्टर में नंबर डेंसिटी कैसी होती है, ट्रिमेंडस होती है, टू लार्ज होती है, 10⁻29 के आसपास की होती है, और उसी की वजह से हमें करंट कैसा मिलता है, लार्ज मिलता है। और साथ में भी बोला है कि भाई करंट एस्टैब्लिश्ड इंस्टेंट क्यों होता है जब भी सर्किट क्लोज करते हैं। तो उसका रीजन सिंपल सा है कि जैसे ही सर्किट क्लोज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटली क्या हो जाएगा, एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप सर्किट क्लोज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटली एस्टैब्लिश्ड हो गया तो चार्ज आपके मूव करने लगेंगे और उसकी वजह से क्या मिलेगा, करंट। उसके बाद क्या बोला, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइज ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, बट द फोर्स शुड कॉज द एक्सेलरेशन, व्हाई देन डू द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। भाई इलेक्ट्रॉन जब हमें पता है कि भाई बिटवीन टू कोलाइजन तो क्या करता है, एक्सेलरेटिंग मोशन होती है, बट आप फिर भी हम एवरेज उसकी जो वेलोसिटी होती है, स्पीड, उसको कांस्टेंट क्यों लेते हैं? तो उसका सिंपल रीजन है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा फिर से रुक जाएगा, फिर से जीरो से स्टार्ट करेगा, फिर से आगे बढ़ेगा, फिर से जीरो से टकराएगा, जीरो से स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से उसकी मोशन बिटवीन टू कोलाइजन डेफिनेटली कैसी एक्सेलरेटिंग है, बट ओवरऑल हम जब मोशन देखें तो वो एवरेज कैसी हो जाती है, कांस्टेंट। उसके बाद इफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन द लार्ज अमाउंट ऑफ द करंट, जो रीजन यहां बता दिया है। तो नंबर डेंसिटी वाला ही मामला आएगा। उसके बाद व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? तो इसका आंसर आएगा नो। हम ऐसा नहीं बोलते कि भाई ड्रिफ्ट स्पीड हमने अलोंग द करंट ले लिया तो भाई सारे इलेक्ट्रॉन सेम पैरेलली मूव हो रहे, ऐसा नहीं है। उसकी मोशन कैसी होगी, रैंडम होगी। बट जब नेट हम मोशन को डिस्कस करें ना तो एक डायरेक्शन में हमें मोशन मिलती है, ये हमने ड्रिफ्ट स्पीड के केस में पढ़ा था। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, बट कैसे मोशन करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेंगे, बट उसकी नेट मोशन जब हम कंसीडर करेंगे ओवरऑल पीरियड के ऊपर तो आपको कुछ मोशन मिलेगी और उसकी वजह से क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो यहां आंसर आएगा नो, भाई एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं होते। आर द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन बिटवीन द सक्सेसिव कोलाइजन विद द पॉजिटिव आयन ऑफ द मेटल in the absence of the electric field, presence of the electric field? तो between two successive collision जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया एक्सटर्नल तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। मतलब एयर पार्टिकल है, सिंपल सा है, ग्रेविटी भूल जाए, यहाँ एयर के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो सीधा गया फिर से सीधा गया, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन की मोशन को आप एयर पार्टिकल की मोशन के साथ कंसीडर कर सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रैवल कर रहा है, बट ग्रेविटी होगा तो स्ट्रेट नहीं जाएगा, थोड़ा सा ट्रेजेक्टरी कैसा बन जाएगा, कर्व, दैट इज द पैराबोला। तो जैसे ग्रेविटी क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ऐसे केस में ट्रेजेक्टरी वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कैसी हो जाएगी, पैराबोला। तो इन एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पैराबोला। क्लियर हो गया? तो हमारा एक लास्ट न्यूमेरिक था एग्जाम्पल का, वो होता है खत्म। चैप्टर भी होता है खत्म। नेक्स्ट वीक इस चैप्टर की एग्जाम रहेगी। हेलो।